और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है। इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगे इसके बदले। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सुबह से बताया जा रहा था कि कैबिनेट की मीटिंग होगी 11:30 बजे और उसके बाद उसमें कुछ ऐतिहासिक फैसले होने की उम्मीद है। अब शब्द इतिहास ऐसा है कि जैसे कोई इतिहास रच दिया हो। और जो हुआ उसके बाद 3 मंत्री सामने आए, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी, और जो बताए गए, जो कदम उठाने सरकार ने उठाने का फैसला किया है वो ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं है। वो रूटीन फैसले हैं जो सरकारों को करने होते हैं, सरकारी कामकाज है। बिल्कुल वैसे ही कि हर चीज़ को इवेंट में बना के बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाली बात है। जैसे जब जीएसटी लागू हुआ था, जिससे अभी तक लोग चोट खाए हुए हैं, रात को सारी संसद पे बिजली लगाकर, लाइटें लगाकर 12 बजे रात के अनाउंस किया गया, जैसे आज़ादी के वक्त हुआ था। जैसे जब जब भी प्रधान सेवक कहते कि रात 8 बजे टेलीविज़न पर आऊँगा मैं, लोग डर जाते, खौफ खा जाते हैं। इस दफ़े वो तो नहीं आए, 3 मंत्री आए, लेकिन जो फैसले हुए वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो हमारे सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योग जो है उनको लेकर थे, खेती किसानी को लेकर थे, और फिर जो बिल्कुल ही असंगठित क्षेत्र है उसको लेकर थे। अब ये फैसले ऐसे हैं जो मतलब रूटीन काम है सरकारों का, ऐसे फैसले करना, इसको ऐतिहासिक बताना हमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ही लगा। मोटी मोटी बातें जो फैसलों की आपको पता चल गई होंगी अब तक, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि एक तो परिभाषा बदल दी है एमएसएमई की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। 1 करोड़ से 5 करोड़, इसका मतलब 1 करोड़ तक मतलब जो है, और 5 करोड़ का, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का टर्नओवर, ये माइक्रो के लिए है, और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का मंझोले उद्योगों के लिए है। ठीक है। एक नई स्कीम जो है उसमें स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो दिहाड़ी कमाते हैं, रोज़ को रोज़ सब्ज़ी बेचना, ठेले लगाना, पकौड़े बेचना, चाय बेचना, ये जो होते हैं, इनके लिए एक नई स्कीम जो बताई है कि इनको 10,000 रुपये का सिर्फ एक समय का वन टाइम लोन मिलेगा। ये ग्रांट नहीं है, ये उनकी मदद नहीं हो रही, उनको सीधा पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसकी मांग की जा रही बहुत बहुत लोगों से कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है, डेफिसिट को लेकर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है ख़जाने खोलने की, ताकि अर्थव्यवस्था में गति आए, ताकि डिमांड बढ़े, नौकरियां क्रिएट हों। सप्लाई की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 10,000 रुपये का कर्जा, ये राहत नहीं है, ये कर्जा है। ये 50 लाख स्ट्रीट और फुटपाथ वेंडर्स जो हैं, गली में और फुटपाथ पे जो वेंडर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उनको दिया जाएगा, जो उनको 1 साल के भीतर वापस भी करना होगा। वापस ना होने की हालत में कोई सज़ा नहीं है। उसके अलावा 14 खरीफ की फसलें हैं, ऐसी 14 फसलें हैं खरीफ की, उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50 से 83% बढ़ा दिए गए हैं। और उसके अलावा जो किसान हैं उन्हें 83% ज़्यादा मिल सकता है कॉस्ट से, लागत से। 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं इस दफ़े प्रोक्योर किया गया है। पिछले साल 342 लाख मीट्रिक टन किया गया था। 95 लाख मीट्रिक टन धान इस दफ़े प्रोक्योर किया गया है, जबकि पिछले साल 90 लाख किया गया था। और जो किसान हैं उनको अपने कर्ज़े जो हैं वो अगस्त तक चुकाने होंगे, और जो चुका देंगे 31 अगस्त तक, उनको 4% का एक ब्याज एक तरह से मिल जाएगा, वेवर मिल जाएगा उनके कर्ज़ों पर। सब वही कर्ज़े हैं सारे ये। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है ये बैंकों पर निर्भर करेगा कि वो किसी को लोन देते हैं या नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से ये राहत कुछ नहीं है। हमारे दोस्त हैं मोहन गुरुस्वामी, आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी। मेरी भी उनसे बात हो रही थी। बातचीत के बाद जो बातें निकल कर सामने आई, मोटी मोटी मैं आपको बता दूं। एक तो जो जीडीपी में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो योगदान है वो इस वक्त 6.11% है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का, और 24.63% है सर्विस सेक्टर जीडीपी का। और जो आउटपुट है वो 45% है टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का। माने हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारे एसएमईज रहे हैं।
माइक्रो भी रहे हैं। असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ी तादाद में रहा है, जिसको पहली चोट पहुंची जब नोटबंदी हुई, दूसरी पहुंची जब जीएसटी के नियमों में बार बार फेरबदल किए गए, और अभी भी उसका हाल ये है। इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत थी। और एसएमईज जो हमारी हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो करीब 40% का निर्यात सिर्फ यही यूनिट्स करती हैं, जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं। ये बैंक लेंडिंग जो है, अकाउंट फॉर 16% ऑफ बैंक लेंडिंग, ये अच्छी ठीक ठाक बात है। लेकिन जो वीट प्रोक्योरमेंट की बात कही है किसानों को लेकर, इसका फ़ायदा सिर्फ बहुत कम किसानों को मिलेगा। वो भी करीब 1,20,00,000 किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वो भी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मालवा का इलाका जो है जहाँ पर, और उसके अलावा कोस्टल एरियाज़ हैं कुछ जहाँ बड़े बड़े ज़मींदार हैं। क्यों? वजह यह है कि जिनकी फसल जो आती है मंडी में, वो किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, सरप्लस स्टॉक होता है, उसको वो बेचते हैं। बाकी जितने भी किसान हैं वो सबसिस्टेंस लेवल पर ज़िंदा हैं, मतलब उनका स्तर ये है कि वो ज़िंदा ही रह पाएँ। ठीक है, उनके पास इतना छोटे छोटे खेत हैं, कुछ बटाई पे, बहुत सारे लाखों किसान बटाई पे काम करते हैं, छोटे खेतों में काम करते हैं। तो इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, मालवा, मध्य प्रदेश में जहाँ का शरबती गेहूँ बहुत मशहूर है, तो 66% जो किसान हैं, जो मैं आपको बता रहा था, वो सबसिस्टेंस फार्मर हैं। उनके पास कोई ज़्यादा सरप्लस स्टॉक होता नहीं है। उसके बाद सपोर्ट प्राइस जो बढ़ाया है 20 नोटिफाइड खरीफ की फसलों, सारी जो रबी और खरीफ दोनों मिला के, और दालों का मिला के जो बढ़ाया है, सिर्फ मुट्ठी भर भारतीय किसानों के काम आएगा। और 35 लाख जिसमें गेहूं उगाने वाले किसान हैं, और 95 लाख धान उगाने वाले किसान हैं, जिन्हें पिछले साल 2019-2020 में प्रोक्योरमेंट का फ़ायदा मिला था, जब उनको प्रोक्योर किया गया था, ख़रीदा गया था मंडियों से। बाकी जो किसान दालें उगाते हैं, वो सिर्फ 75 लाख फार्मर्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो कोई ऐतिहासिक फैसले तो नहीं कहे जा सकते। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस रिवाइवल पैकेज का हमें इंतज़ार था, वो इंतज़ार कायम है कि रिवाइवल पैकेज चाहिए। डेफिसिट बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था 1991 में। और 1990 में अगर आपको याद हो, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आई, तो सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, हालात ये हो गए थे। ऐसे में सरकारी खजाने के मुंह खोलना बुरी बात नहीं होती। मतलब डेफिसिट फिनेंसिंग हो, फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था के जो पहिए हैं वो दोबारा से चल सके। वो तभी चलेंगे जब नौकरियां बनेंगी, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, डिमांड बढ़ेगी, तभी धंधे चलेंगे। आखिरी दफ़े हमने तब सुना था जब अमेरिका में हमले हुए थे 9/11, कि राष्ट्रपति को बहुत घंटों तक आसमान में रहना पड़ा, एयरफोर्स 1 में। जॉर्ज बुश थे तब राष्ट्रपति 2। ये एक बार फिर हुआ, इस दफ़े आसमान में तो नहीं, पाताल में रहना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उनके बंकर में भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि वाइट हाउस के बाहर भीड़ जमा हो गई। पूरे अमेरिका में क्या, और देशों में भी फैल चुका है आक्रोश, गुस्सा, जो नस्ल भेद की जो एक पूरी अंदर छिपी हुई आग है, जैसे हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ धर्म को लेकर है नफ़रत, वहाँ नस्ल को लेकर नफ़रत। मतलब वैसे तो ब्लैक नहीं कहना चाहिए, कलर्ड कहना चाहिए। लेकिन जब से जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत को, मैं फिर कह रहा हूँ ब्लैक नहीं कहना, कलर्ड कहना चाहिए, अश्वेत को एक गोरे भी नहीं कहना चाहिए यूँ तो, गोरे अमेरिकन ने, पुलिस वाले ने उसकी गर्दन पर अपना घुटना रखकर उसको 9 मिनट दबाए रखा, क्योंकि शक था कि वो स्टारबक्स में कॉफ़ी लेने गया था और उसने एक नकली $20 का नकली नोट दे दिया था वहाँ पर। वो बेचारा कहता रहा कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही, आई कांट ब्रीद, मेरा सारा बदन, मुझे दर्द हो रही है। लेकिन इसने एकदम दबाए रखा। 9 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई। देखते देखते सारा अमेरिका सड़कों पर उतर आया, लॉकडाउन के बावजूद। इस वक्त अमेरिका के 140 शहरों में लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग हिंसक भी हो गए।
मियामी की पुलिस ने तो खुद माफ़ी मांगी है घुटनों पर बैठकर। जब सामने इतनी बड़ी भीड़ आई जो नारे लगा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो इतनी बड़ी जब भीड़ सामने आई तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम भी आपके साथ हैं इसमें। बहुत सारे पुलिस अफसरों ने अपने अपने वो जो टैग्स होते हैं वो वापस करने का फैसला किया है। जिस तादाद में गोरे क्या, भूरे क्या, काले क्या, जिस तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए लोग, वो देखकर पता चलता है कि वहाँ जनता में सहानुभूति है और अपने जो हुकूक है, इंसानियत है उनमें, और जो हक है उसके प्रति वो जागरूक है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लाखों मजदूर पैदल चलते जा रहे हैं, कहीं चूं नहीं निकली, कोई पार्टी वाला, कोई नेता या पार्टियाँ बाहर नहीं आई। ठीक है, ये कांग्रेस वालों ने कुछ किया कि मतलब बसें वसें भेज दी और राहुल गांधी जाकर फुटपाथ पर बैठ के जाकर, उसके अलावा जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, सिविल सोसाइटी जो हमारी है वो बिल्कुल सड़कों पर नहीं है, या सड़कों पर ना भी हो तो कम से कम मतलब उन्होंने सहानुभूति भी जाहिर नहीं करी उन मज़दूरों के साथ जो ट्रेन में मर गए या जो कट के मर गए या रास्ते में पैदल जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर। और पूरे अमेरिका में इस वक्त मतलब लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि जो इंसानी हक होते हैं उनकी हिफाजत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को बेसमेंट में जाना पड़ा, वहाँ से वो ट्वीट करते रहे कि ये तो वामपंथी जो रेडिकल है ये उनका काम है, लेकिन दरअसल प्रेसिडेंसी उनकी ख़त्म हो ही चुकी है अमेरिका में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया 40 शहरों में कर्फ्यू है और बहुत सारे राज्यों में जो नेशनल गार्ड ट्रूप्स हैं उनको तैनात कर दिया गया है, 26 राज्यों में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अच्छा, उसके अलावा गूगल, नेटफ्लिक्स और ट्विटर वो भी मतलब इसके समर्थन में आए हैं कि जान जो होती है इंसान की वो सबसे कीमती होती है, चमड़ी का रंग चाहे जो भी हो। हम देखना चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ दर्दमंद लोग हों। हम तो 130 करोड़ हैं, अमेरिका 130 करोड़ भी नहीं है, जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत का भाव है, जो लिंचिंग्स हमारे यहाँ हुई हैं। हम शायद अपनी संवेदनाएं खो चुके हैं, लोगों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। हमारे पास जो ज़रिए हैं, हम कुछ आवाज़ें हैं जो आवाज़ उठाते रहते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। मुझे दो बातें बहुत चुभ रही हैं। एक तो प्रधान सेवक ने चिट्ठी लिखी, जो मौजूदा टर्म है, कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा होने पर, देश के नाम एक चिट्ठी लिखी। आजकल वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, उनकी किताब भी आने वाली है, माँ के नाम चिट्ठी, चिट्ठियाँ माँ के नाम। तो जो चिट्ठी लिखी वो बीजेपी के लेटर हेड पे लिखी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और कमल का फूल बना हुआ है, जबकि हमारा तो राष्ट्र का जो है वो अशोक स्तंभ का जो प्रतीक है वो होना चाहिए था। ठीक है, और पीएम केयर्स फंड जो आरटीआई में भी नहीं आता, जो सरकारी फंड नहीं है, वहाँ पर अशोक स्तंभ लिखा हुआ है, छपा हुआ है। तो क्या कमल के निशान ने अशोक स्तंभ को रिप्लेस कर दिया है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी बात, जब सब कुछ खुल गया है, अनलॉकडाउन 1 कहा जा रहा है, संसद क्यों नहीं खुल रही है? विधानसभाएं क्यों नहीं खुल रही हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़ क्यों नहीं खुल रही हैं? बहस क्यों नहीं हो रही है? चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों ऐसे कदम जिन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने हैं? क्या विपक्ष की आवाज़ सुननी अच्छी नहीं लगती? जब सब कुछ खुल ही गया है तो संसद को क्यों बंद रखा हुआ है? और देशों में संसदें भी चल रही हैं, बाकी असेंबलीज भी चल रही हैं, इंतज़ामात हैं। हमारे यहाँ संसद नहीं चल रही है, हमारे यहाँ असेंबलीज भी नहीं चल रही है। सारा देश खुल गया है तो हम चाहते हैं इन्हें भी खोला जाए। नमस्कार।